हम लोग पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। और पिछले क्लास में हम लोग ने वेव ऑप्टिक्स के बेसिक कई चीज़ें जानी, जिसमें कि दो इम्पॉर्टेंट थ्योरी, एक बाय न्यूटन्स और दूसरा बाय हाइजेंस। हाइजेंस आपका थ्योरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने जाके फाइनल जो नेचर है लाइट का वो सामने रखा कि वो एक वेव है। तो इसलिए हाइजेंस थ्योरी को सिंपल आप वेव थ्योरी कह के चलते हैं और काम आपका निकलता जाता है। हाइजेंस साहब ने जो इतना इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल दिया, उसकी जो कुछ मुख्य बातें हैं वो ये कि एक तो ये वेव है, दूसरा ये कि जो कलर है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। न्यूटन साहब ने कहा था कि कलर डिपेंड करता है कॉर्पस्कल के साइज पे। एनीवेज, जो अंत में जो मुख्य बात है हाइजेंस साहब का कि उन्होंने सारे जो फिनोमेना एसोसिएटेड विथ लाइट थे उस समय पे जितने भी नोन थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इन सब चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, रेक्टिलिनियर इंक्लूडिंग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो उसको वो प्रूव करने के लिए एक बड़ा उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से लॉन्च किया, जो कि इमेजिनरी सरफेस था वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट के हेल्प से उन्होंने सारे चीज़ों को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दिया, जो हम आप जैसे जो इसके स्टूडेंट हैं सीखने के, उन सब को काफ़ी आसानी हो गया। वेव फ्रंट कहते किसको हैं? तो वेव फ्रंट कहते हैं उस सरफेस को जिस सरफेस पे पड़ने वाले सारे पार्टिकल्स सेम फेज में होते हैं। मतलब एक अगर पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे था वहां पे उस जगह पे, तो दूसरा भी पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे, तीसरा भी एक्सट्रीम पे, एक मीन पोजीशन पे, तो सभी के सभी मीन पोजीशन पे। हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। मैं हूं डॉक्टर आलम और वेव ऑप्टिक्स की बातों को चलिए आगे बढ़ाए जाए। तो वेव ऑप्टिक्स में जैसे आगे बढ़ते हैं तो पता चला कि जो वेव फ्रंट है उसमें अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रहा था तो आप अगर सेम फेज वाले को ले रहे थे जिस प्लेन में, तो पता चला कि रे अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये वेव फ्रंट प्लेन आ रहा था, ऐसा एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था। उसको मैं अभी स्ट्रेट लाइन से दिखा रहा हूं, आप जानते हैं कि उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये एक प्लेन है। तो ऐसे कई प्लेन लिए जा सकते हैं। तो इसमें गौर आप करें तो क्या है, तो जो प्लेन है वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट ये रे के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन ऑफ द वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू रे। और रे को कई बार इसी आधार पे डिफाइन करते हैं कि रे वेव के उस पार्ट को कहते हैं जो परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट के। तो ऐसा वेव जो पैरेलल जा रहा हो उनको प्लेन वेव कहते हैं। तो याद रखिए, रे पैरेलल जा रहा था, प्लेन नाम आया है किससे? वेव फ्रंट से। तो इसलिए अगर आप जितने भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अक्सर पढ़ रहे होते हैं उसमें जो सोर्स से ये ऑब्जेक्ट और इमेज की बात कर रहे होते हैं, तो ऑब्जेक्ट से जो रे लेते हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। तो अगर आप पैरेलल ले रहे हैं मतलब वो प्लेन वेव हैं सब के सब, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की चीज़ें हैं वो आप प्लेन वेव को लेके पढ़ रहे होते हैं।
अब हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं कि वेव फ्रंट जो अलग अलग शेप में मिल रहे थे, मेनली 3 प्रकार के आपने पढ़ा कि स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है और प्लेन वेव हो सकता है। प्लेन वेव फ्रंट वाला वेव यानी प्लेन वेव हो सकता है। तो अब ये जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है किसी सरफेस से, किसी मटेरियल से, तो उस समय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इत्यादि हो रहा है। लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है। तो उसमें वेव फ्रंट के शेप्स देखना है आपको। एनसीईआरटी भी इन चीज़ों को कवर करता है। चलिए देखा जाए। पहले हम लोग ले रहे हैं रिफ्लेक्शन। चलिए ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आप कहेंगे कि रे आता है, टकरा के जाता है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एनीवेज, ये जो आने वाला रे है तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? तो रे तो इस बोर्ड पे है, इस प्लेन में है बोर्ड के, नॉर्मल भी इस बोर्ड के प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड भी इस बोर्ड के प्लेन में है, लेकिन जो वेव फ्रंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो हमेशा रे के परपेंडिकुलर होता है। चूंकि ये रे इन्फिनिटी से आने वाला है, स्ट्रेट लाइन है, तो जाहिर सी बात है ये प्लेन वेव फ्रंट होगा। यहाँ पे एक ही रे बनाया गया, आप कई रे बना सकते थे, समझने के लिए एक काफ़ी था, ठीक, इजी फिगर के लिए। तो ये जो प्लेन है, ये ध्यान रखिए, वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो रे आके टकराता है, रे आके टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है, टकराना वर्ड यूज कीजिएगा, तो वेव फ्रंट जो है ये आके पटकाता है। तो जरा देखिए कि ये वेव फ्रंट अगर पटकाएगा, अगर ये वेव फ्रंट पटकाएगा तो कुछ ऐसा होगा, जाएगा, पहले ये वाला किनारा टच करेगा, तो पटका के ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेव फ्रंट पटकाया, ऐसे भागा, तो कुछ ऐसी बातें हैं। तो ये था रिफ्लेक्शन की बात। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो इंसिडेंट है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैरेलल हैं सभी के सभी, तो ये प्लेन होगा वेव फ्रंट। लेकिन टकराने के बाद, वेव फ्रंट है तो पटकाने के बाद आप देखें तो रे एक जगह आके कन्वर्ज कर रहा है, और आप कहेंगे वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए, तो वो फोकस पे होगा, ठीक है। तो जब कन्वर्ज कर रहा है तो इसका सबका परपेंडिकुलर लेंगे आप, ऐसा बहुत सारे रे ले सकते हैं, एक ही रे ले जरूरी थोड़ी है, तो सबको परपेंडिकुलर को मिलाएंगे तो ये स्फेयर का पार्ट मिलेगा, ठीक है ना। शेप स्फेरिकल होगा, कंप्लीट स्फेयर नहीं बनाएगा, लेकिन शेप तो हमें शेप से मतलब है, तो वो स्फेरिकल होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही तरफ से आ रहा है वो, तो इसलिए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होगा टकराने के बाद। तो कुछ नहीं, आपको आप कहेंगे सर ये समझे कैसे, कभी गलती, समझने के लिए जो मुख्य बात है वो ये कि जरा देखिए कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन जा रहा था, वेव फ्रंट का प्लेन जा रहा था मिरर के पास। पहले कौन वाला किनारा टच करेगा, ऊपर और नीचे, तो वो पहले टकरा के लौट जाएगा, अच्छा, बीच वाला अभी थोड़ी दूर बाद जाके तब टकरा के लौटेगा, तो वो पीछे रह जाएगा। तो ऊपर वाला आगे आ गया, नीचे वाला भी आगे आ गया, तो कर्व हो गया। ये जो मैंने अभी आपको बोला है, इससे आप कहीं पर भी बता सकते हैं कि अब शेप कैसा होगा, ये जब इंटरेक्शन हो रहा है सरफेस से। तो वैसे ही सोचेंगे आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक, तो डाइवर्ज हो रहा है तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे अगर, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो ये फिर एक बार स्फेरिकल वेव फ्रंट रिफ्लेक्शन के बाद। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस गया, तो यहाँ पे जो पैरेलल था तो यहाँ पे भी पैरेलल आपने बना दिया, ठीक है ना, ये रे के परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ठीक है ना। वो जिस प्लेन में है उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर है। एक लॉ हो गया, वो भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वैसा ही कुछ उधर रिफ्लेक्शन में भी था कि ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, तो वहां पर रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो कुछ नहीं, चूंकि ये वेव फ्रंट जो है ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए उनको बोर्ड में होना ही होगा,
इसलिए वो बोर्ड के प्लेन में होंगे ऑलवेज। ठीक है ना, आप पेज का प्लेन बोले तब लिखते समय, या दीवार बोले तब चलेगा चलेगा। ओके, तो ये बात थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ नहीं, प्रिज्म भी वैसे ही कुछ कर देंगे, बस इसमें ध्यान रखिए जो आ रहा था वो भी प्लेन है, जो निकल रहा था वो भी प्लेन है। लेंस की बात करें तो इंसिडेंट एक बार फिर से प्लेन होगा, क्योंकि वो आप सोर्स इन्फिनिटी पे आप बार बार रख रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे लेते हैं। ठीक है ना, तो पैरेलल ले लिए तो लीजिए इंसिडेंट वेव फ्रंट। रिफ्रैक्ट होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस से वो कन्वर्ज कर रहा है कहाँ, फोकस पे, तो कन्वर्ज कर रहा है तो उसका कैसा हो जाएगा वेव फ्रंट, स्फेरिकल, कुछ इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद आगे अगर जगह है तो लो, अब वापस वो डाइवर्ट करेगा तो उसका वेव फ्रंट स्फेरिकल। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो वो डाइवर्ज करता है, तो उसको आप पीछे बढ़ाएंगे तब वो फोकस पे मिलेगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि इनका वेव फ्रंट एक बार फिर से स्फेरिकल होगा, लेकिन कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, एक खूबसूरत बात हो जाए, मैंने अभी भी सिखाया कि मिरर में टकराने, वेव फ्रंट जब जा रहा है, टकरा रहा है, पटका रहा है, तो ऊपर और नीचे वाला किनारा के साथ पहले मामला आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कैसे सोचे सर उस तरह से, तो कैसे, तो पता चला कि इधर से गए, लेंस मिला, लेंस ऊपर पतला नीचे पतला है, ठीक है ना, उससे पार करके जब वो घूमा स्पीड कम होने की वजह से, तो सवाल ये उठता है कि वो पहले निकल गया और बीच वाला जो है वो ज़्यादा पीछे रह गया, क्योंकि उसको ज़्यादा मोटा मटेरियल मिला, तो वो पीछे रह गया, बीच वाला वेव फ्रंट पीछे रह गया, ऊपर वाला पहले निकल गया, तो कैसा कर्व बना, ऐसा। तो यहाँ पे पहले निकल जाना और जल्दी देर से निकल जाना, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो शेप आपको तुरंत पता चल जाएगा वेव फ्रंट का। हाइजेंस साहब का जो प्रिंसिपल था उसी से में जोड़कर उन्होंने जो कुछ जो घटनाएं थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो अगला उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि ऐसे सोचने से ही काम निकलेगा। जैसे कि डिफ्रैक्शन वगैरह में क्या हो रहा था कि चीज़ें मुड़ जा रही थी जब किसी ऑब्स्टेकल के पास, उसके किनारे के पास पहुंच रही थी। ऑब्स्टेकल बहुत छोटा हो तब, छोटा एपर्चर हो तब, कोई छोटा स्लिट हो तब, तो मुड़ जा रही थी उस तरह से लाइट। तो ये जो मुड़ रही थी, तो पता चला कि ये कैसे एक्सप्लेन होगा, तो ये बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हो रहा था उनके ये वाले क्या कहते हैं प्रपोजल पे। उस समय सारी चीज़ों को समझने के लिए ये प्रपोजल जरूरी था। आज के डेट में जो है वो क्वांटम फिजिक्स से काफ़ी आसानी से चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं, जो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। लेकिन चूंकि इतने हंड्रेड्स ऑफ ईयर से ये चीज़ें चल रही है और बहुत खूबसूरती से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए आपको और हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। तो अब देखिए, उनका कहना था कि जो वेव फ्रंट हैं, वेव फ्रंट खुद ही उसके हर पॉइंट, ऐसा इसमें ABCDE लिया हुआ है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं, हर पॉइंट खुद एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। मतलब ये जो पूरा वेव फ्रंट है, ये किसी प्राइमरी सोर्स से आ रहा था, तो उसको हम प्राइमरी डिस्टरबेंस कह दे। तो अब जब आप इसको कह रहे हैं ये भी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो इसको सेकेंडरी डिस्टरबेंस कह देंगे। तो ये सारे क्या थे, ये ABCDE जो है, जो इस फिगर में ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस कहे तो और अच्छा लगेगा। सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, ठीक है ना। अब ये जो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस है पॉइंट,
जाहिर सी बात है अब इनका भी एक अपना वेव फ्रंट होगा, ठीक है ना। तो उनको वेव फ्रंट कहना उचित नहीं था, क्योंकि वेव फ्रंट पहले ही हमने किसके लिए यूज कर लिया, किसके लिए यूज कर लिया, प्राइमरी के लिए। तो उसको कह दिया गया वेवलेट्स, ठीक है ना, वेवलेट्स। तो ये सब क्या था, वेवलेट्स, या कई बार क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो सेकेंडरी वेवलेट्स। अब देखिए एक जो अगली खूबसूरत बात उन्होंने कही वो ये कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उन सब का अगर सर्टेन टाइम के बाद जहां पे हम ले रहे हैं तो इनका सब का कॉमन टेंजेंट अगर निकालेंगे, ये बी डैश क्या है, कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट लिखा है, ठीक। उनको जोड़े तो हमें अगला वेव फ्रंट मिलेगा। तो जो हमने पहला इमेजिन किया था अगर उसको हम प्राइमरी वेव फ्रंट कह दे तो जाहिर सी बात है अगला जो मिलेगा वो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। ये बात सेकेंडरी वेव फ्रंट में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जाहिर सी बात है कि आप पहले आप ये ना भी कहें तो भी इस सोर्स के हिसाब से ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। ऐसे हम कई इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स ले सकते हैं, ये कोई लिमिट थोड़ी है। तो इसलिए ये किसी को ही प्राइमरी तो अगले को सेकेंडरी कह सकते हैं, अगले को टर्शियरी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो जस्ट प्राइमरी सोर्स की वजह से है। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है लेकिन सोर्स तो उसका प्राइमरी है। सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे जुड़ा है ये वेवलेट से, तो उनका वो कॉमन टेंजेंट है। ये बात महत्वपूर्ण है, ये आप कहे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, मैंने जैसे कहा कि उस समय चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ये इमेजिनेशन, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट था। आज भी आप पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिक तरीके से समझने के लिए आसान है, लेकिन जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में चीज़ें एक्सप्लेन सब बहुत कुछ अब अच्छे से हो चुकी हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुका है। तो ये इसका कारण जो है वो कुछ और है, ठीक। एनीवेज अगर आप कहें कि क्या उस कुछ और की वजह से भी ये सोर्स जैसा फील होता है क्या, हाँ होता है। एनीवेज चूंकि ये क्वांटम फिजिक्स से नहीं वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इसलिए उनसे जब पूछा गया कि भाई ये जो है ये सिर्फ आगे ही सेकेंडरी वेव फ्रंट क्यों ले रहे हैं, ये सोर्स था यहाँ से वेव फ्रंट आगे की तरफ ही जाता, ये तो सही है। अगर आप कह रहे हैं कि ये खुद भी छोटा वाला सोर्स है तो इसके चारों तरफ होगा, जैसे इसके चारों तरफ था तो इधर आगे भी था, इसके पीछे भी था, तो ये जो सेकेंडरी ले रहे हैं इसके भी पीछे होना चाहिए, जो कि इसमें देखिए इस फिगर में बनाया हुआ भी है। लेकिन बनाने के बाद कहा गया कि ये जो पीछे वाला है ये डॉट डॉट ही रह गया, क्यों इस फिगर में, क्योंकि उन्होंने कहा कि पीछे वाला जो है वो नहीं बनता है। अब ये क्यों नहीं बनता वो एक्सप्लेन नहीं किए, जाहिर सी बात है उस समय इतना डेवलप नहीं था क्वांटम फिजिक्स। एनीवेज तो पीछे वाला ये नहीं बनता है, ये एब्सेंट होता है। So the secondary wave front is present only in forward direction. Only in forward direction. तो ये थी हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कि भाई इसमें सोर्स सेकेंडरी डिस्टरबेंस का सोर्स के तौर पे ले सकते हैं वेव फ्रंट को, और वहां से फिर नए वेवलेट्स बनेंगे और उन वेवलेट्स पे जो टैंजेंट डालेंगे वो अगला वेव फ्रंट यानी सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा। आगे बढ़े, और ये हमेशा ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये खास बात है। तो खूबियां हाइजन साहब की तो काफी थी, क्योंकि इन्होंने जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है उसको भी एक्सप्लेन किया, कोई दिक्कत नहीं है, वेव है सीधा जा रहा है चलेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, सब एक्सप्लेन हुआ, ठीक। लेंस के थ्रू, मिरर के थ्रू सारी चीजें सब एक्सप्लेन हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। जो वेव का 3 इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है वो भी एक्सप्लेन हुआ। 3 में से 2 ही उस समय डिस्कवर हुआ था, इंटरफेरेंस और
डिफ्रैक्शन, वो दोनों भी एक्सप्लेन हुआ, ठीक है ना। तीसरा एक्सप्लेन नहीं हुआ। अगर अब मैंने बोल दिया कि तीनों, तो तीनों में से ध्यान रखें, दो एक्सप्लेन हुआ इनके थ्योरी से, तीसरा नहीं हुआ, नाम है उसका पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन जो है वो कैरेक्टर है ट्रांसवर्स वेव का। ये सारी चीजें ये कर रहे थे, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल वेव मान के चल रहे थे लाइट को। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उस दौर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर भी कुछ हो सकता है, एक ऐसा वेव हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता हुआ आगे बढ़ रहा हो, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं हो। ये सोचना उस समय के लिए संभव नहीं था, संभव नहीं था। तो जाहिर सी बात है उस समय के लिए जो संभव था उन्होंने किया कि ये मीडियम की जरूरत होगी, मीडियम में ये चल रहा है, मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, ठीक। और मीडियम चूंकि चारों तरफ भरा हुआ है तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव ही आ सकता है। क्योंकि अगर कोई मीडियम है और उसमें ट्रांसवर्स वेव ला रहे हैं तो वो उसके सरफेस पे लाना होगा। यहाँ तो मीडियम सब जगह है, लाइट सब जगह है, तो ऐसी कुछ बातें चल रही थी, तो उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल की बात की, ठीक है ना। तो मेरिट्स ये था कि सब चीज़ को एक्सप्लेन किया इन्होंने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब साबित हुआ, जो कि हमें अलग से प्रूफ अभी हम लोग देखेंगे कि रिफ्रैक्शन का और रिफ्लेक्शन का हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूफ, ठीक। बढ़ते हैं आगे। तो ये सब चीजें इनकी मेरिट थी। आगे डिमेरिट भी देख लेंगे थोड़ा। हाँ, ये क्या है? प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ, चलिए ओके, रिफ्रैक्शन ही सबसे पहले लिया जा रहा है अगले स्लाइड में, तो चलिए लिया जाए। हाँ, ध्यान से देखिएगा, ये सिलेबस का पार्ट है आपके कि इंसिडेंट वेव फ्रंट अपलाइए और वेव फ्रंट का यूज करके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन साबित कीजिए। तो चलिए, हम लोगों ने क्या किया, दो रे लिए है, इसके अंदर बहुत सारा रे, हम दोनों किनारे वाला रे ले लिया, ऐसे मान लेते हैं। चलिए, तो दोनों रे को जोड़ेंगे परपेंडिकुलर, तो ये रहा वेव फ्रंट। ये जो लाइन है ये क्या है? वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो जाहिर सी बात है ये है रे और ये भी है रे, समझ रहा है रे, ठीक है ना। अब देखिए, ये जैसे यहां इस कोने पे टकराया, वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा वो अंदर घुस गया, इधर टर्न मार दिया, ठीक। अंदर में जाने के बाद स्पीड कम हो गया, स्पीड कम हो गया, तो ये झुक गया नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल से जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। यहां जो नॉर्मल से एंगल था वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है ना। तो ये अभी थोड़ा ही चला, थोड़ा कम चला, ठीक है ना। तब तक ये वाला आके, ये वाला जो पार्ट था वेव फ्रंट का, वो किनारा वो आके इस पे चिपक गया। ठीक जब ये यहां पहुंचा तो उतना देर में वेलोसिटी अगर v1 था इस मीडियम में, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो इसमें अगर वेलोसिटी v1 था और अगर हम ये सारा काम टाउ टाइम में हुआ है तो v1 टाउ यहां पे, ये v1 टाउ जितना देर में ये दूरी कवर करेगा bc, यहां पे AE वही होगा उसी टाइम में, लेकिन वेलोसिटी कुछ और है, इसलिए यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v2 टाउ, v2 टाउ, ठीक। अब जरा ये दोनों ट्रायंगल पे गौर कीजिए, गौर कीजिए। एक ABC और दूसरा AEC, AEC, दोनों ट्रायंगल में गौर कीजिए। तो AC तो कॉमन है, AC कॉमन है, ठीक है ना। वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक। अब देखिए, ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, तो अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, तो इधर हो जाएगा 90 माइनस R, और ये है 90, तो इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा? ये R हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस ये 90 और ये 90 माइनस R और प्लस R इक्वल टू 180 होगा, ठीक है ना। तो आप पता चला कि ये भी R ही हो जाएगा, R ही हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा R, लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, सिंपल वाली बात है कि आप कहेंगे कि ट्रायंगल में इस तरह से अगर लिखते हैं तो 90 माइनस R प्लस 90 प्लस
ये वाला एंगल थीटा बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू 180, ये क्या कहते हैं 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस थीटा बराबर 180, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू, ये देखिए 90 और 90 ये गायब हो रहा था, माइनस 180, ठीक है ना, और ये माइनस आर उधर जाके प्लस आर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है थीटा को भी आर होना होगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसी प्रकार से इधर जल्दी करें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, तो ये 90 डिग्री है। तो ये देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इससे ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये वेव फ्रंट है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा। और फिर ये 90 है, ठीक, तो ये 90 माइनस आई, तब इसको आई होना होगा, आई होना होगा। तो क्लियर, हमें दिख गया कि चलिए ये सब मामला है। अब आइए कुछ, अब ये सिमिलर ट्रायंगल तो हुआ नहीं, कुछ रेशियो लिया जा सकता है, आई आर को कुछ रिलेट किया जा सकता है। तो अगर इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इधर का μ2 है, तो आप क्या करें कि रेशियो लीजिए। तो जरा चलिए, तो साइन आई सामने वाला डिवाइडेड बाई ये वाला। अच्छा, हम ये क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि एक कॉमन हो जाए, ये वाला जो दोनों के लिए है, कुछ कट के आसान होगा मिलना। तो एक AC जो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इसको रेशियो में हम रखना चाहेंगे, और V1 और V2 का जो खेल है उसके साथ चलना चाहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, साइन आई जो है ये V1t बाई AC, उसी तरह से साइन R इज इक्वल टू V2t बाई AC। अब इन दोनों को आप कर दीजिए डिवाइड। तो जब डिवाइड कर रहे हैं आप, तो देखिए क्या मिल रहा है, AC कट जाएगा, T से T कट जाएगा, साइन I बाई साइन R बराबर V1 बाई V2। देखिए, अब जरा बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो उस मीडियम का वेलोसिटी, उसमें लाइट का वेलोसिटी कितना होगा? तो आप कहेंगे कि V1 जो होगा ये C बाई μ1 हो जाएगा। C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, उसको उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे तो उसका वेलोसिटी आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, किसी भी मीडियम में जैसे लाइट इंटर करती है तो वेलोसिटी घट जाता है, अगर वैक्यूम से आई है तो वैक्यूम में हाईएस्ट होता है, किसी भी मीडियम में इंटर करेगा तो घट जाएगा। पूछा जाएगा कितना से घट जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। आप ऐसे सोचे तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए ये ज़्यादा काम का चीज़ है, ठीक है ना। बाकी जो बाय डेफिनेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, वैसे याद कीजिए। लेकिन भैया बार बार मीडियम में कितना है यही से ना मतलब है हमको, इसलिए उसको इधर ले आइए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उधर ले आकर डिवाइड कीजिए, ऐसे तो ज़्यादा सही है, ठीक है ना। एनीवेज, दूसरे मीडियम का वेलोसिटी जो होगा ये कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो V1 जो होगा ये C बाई μ1 हो जाएगा और ये C बाई μ2 हो जाएगा। तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, इसलिए μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। है ना कमाल की बात। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ को हम लोग वेव फ्रंट के माध्यम से भी प्रूफ किए, तो ये था सबूत लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, ठीक है। और दूसरा वाला जो सबूत है तो वो तो एकदम आसान है, ये जो रे है इसके परपेंडिकुलर है इसका वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड के परपेंडिकुलर है उसका वेव फ्रंट। तो जो रे है इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल तो आप लिए ही हैं इस बोर्ड में, इस प्लेन में, तो चूंकि वेव फ्रंट
उनके परपेंडिकुलर है, इसलिए वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वो लोग होंगे तीनों, और उन तीनों को एक प्लेन में होना ही होगा, जो सेकंड लॉ है। ठीक, लिखेंगे आपको रे ऑप्टिक्स में आप। तो इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम के थ्रू हो रहा है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और आज के डेट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है कम्युनिकेशन में। ये इंटरनेट, डाटा केबल, ये वो सारी चीज़ों में अब ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है जिसके थ्रू सिग्नल्स को भेजा जा रहा है। बहुत ही अच्छा वो चीज़ बन के उभरा है। मिनिमम इंटरफेरेंस उनके बीच होता है, सिग्नल बहुत क्लियर पहुंचता है जहाँ तक जाना हो। ठीक है, ये जो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, इसके भी जो वायर आए हैं वो एक ऑप्टिकल फाइबर है, नॉर्मल वायर नहीं है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है, अब चूंकि फाइबर है तो उसको जोड़ना भी इतना आसान नहीं होगा कि आप तुरंत आसानी से जोड़ देंगे। उसको जोड़ने वाले भी जो टेक्नीशियन है वो आते हैं, वो जोड़ते हैं उसको, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फाइबर के सामने फाइबर मिलाना होगा, तब जाके इसका सिग्नल उसके अंदर घुसेगा। एनीवेज, अगर रेयरर मीडियम से करते हैं रिफ्रैक्शन तो ये वो सरफेस है, अगर ये नॉर्मल है तो आप जानते हैं कि अगर ये डेंसर से आ रहा है, मान लीजिए कि ऊपर वाले को ही हम डेंसर ले लेते हैं तो उधर से आ रहा है रेयरर में, तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। तो ये इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है रेयरर मीडियम में, ठीक है ना। आप अगर इसको और आई को बढ़ाते जाए तो एक ऐसा एंगल आता है, आई सी कहते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल। आई सी क्या है? क्रिटिकल एंगल, जिस पर ये जो बाहर वाला रे है ना वो इसी से होके निकल जाएगा। जो बाहर होना था, इस मीडियम में आना था, वो सरफेस के थ्रू ही निकल जाएगा। आप अगर इस एंगल से और ज़्यादा करेंगे तो ये वापस इसी मीडियम में लौट जाएगा। उस घटना को कहेंगे TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ध्यान रखेंगे, ये रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन मत बोल दीजिएगा, क्योंकि जब वो लौट जाएगा तब तो ऐसे बिहेव करेगा जैसे इस सरफेस से टकराया वापस चला गया। तो इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से जरा देखा जाए कि उस समय क्या मामला आएगा। अगर डेंसर का हमने μ1 ले लिया, इसका हमने μ2 ले लिया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जिस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो R कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। व्हेन TIR स्टार्ट्स, जिस समय, तो वहाँ पे R हो जाएगा 90, ठीक है ना। और जो इंसिडेंट एंगल है उसको हम क्रिटिकल एंगल नाम दे देंगे। तो लिखा जाए μ1 साइन IC, μ2 साइन R यानी 90 डिग्री साइन 91 होता है, इसलिए साइन जो क्रिटिकल एंगल का है ये सिंपल रेशियो आ जाता है μ2 बाई μ1, ठीक है ना। अगर बाहर में एयर ही है जिसको कि लगभग आप 1 ले सकते हैं, तो बाहर जिसमें गया है वो μ2 अगर 1 ले ले, ठीक है ना, तो क्रिटिकल एंगल साइन C IC ये 1 बाई म्यू हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात, इधर ले जाएंगे तो साइन क्रिटिकल एंगल IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। ध्यान रखें μ1 μ2 दोनों दिया रहे तो दोनों को लेके चले आप, ठीक। ये काम तभी हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की घटना जब रे आ रहा हो डेंसर से, जाने की कोशिश कर रहा हो रेयरर मीडियम में, ये तभी हो सकता है, उल्टा कभी नहीं हो सकता है। अगर हम इधर से रे मारेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो पलट जाए, कुछ ना कुछ एंगल पे निकलेगा, जरूर निकलेगा और डेंसर मीडियम में घुस जाएगा। मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं,
ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मैं रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो घुसेगा जरूर। ठीक, मतलब अगर ये मटेरियल का बना हुआ है वो बाहरी है तो बाहर निकलेगा जरूर, अगर वो डेंसर है तो। ध्यान रखिए, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, इसलिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस अपने मीडियम का जिसमें से चल के आ रहा था वो कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता है। आप इसको उल्टा बोले तो और अच्छा लगेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता है। ठीक, 1 से कम नहीं हो सकता है। अगर आप क्या कहते हैं रेयरर से डेंसर में ले जा रहे होंगे तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं तो यहाँ साइन आईसी का वैल्यू 1 से ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है ना, ये रेशियो देख रहे हैं ना, पलट जाएगा, पलट जाएगा। अभी क्या हो रहा है देखिए, μ1 बड़ा है, μ2 छोटा है, दिख रहा है ना, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसलिए ये 1 से छोटा, 1 से छोटा तो सही है, तो सही है, तो ये काम होगा, टोटल इंटरप्रिटेशन होगा। पलट दीजिए तो μ1 बड़ा है ना, तो इसलिए ये रेशियो 1 से बड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं होता है। वैसे में आप कहेंगे सर ये मैथ को हरा है कि फिजिक्स? अरे भैया मैथ और फिजिक्स, कई बार फिजिक्स को मैथ रास्ता दिखाता है। ठीक है, ओके ओके, चलिए एक और चीज साबित किया जाए, क्या? रिफ्लेक्शन को भी वेव फ्रंट की मदद से। तो ये देखिए पैरेलल रेज आ रहे हैं, बहुत सारे रेज आ रहे हैं, मैंने दोनों किनारे का रे बना लिया, इंसिडेंट रे। ये भी इंसिडेंट रे है, ध्यान रखिएगा, दोनों किनारे वाला। ये मत समझ लिया कि ये कुछ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वाला ये है, तो इसलिए ये इंसिडेंट है। इस किनारे वाला आया, रिफ्लेक्ट होके गया, तो ये रिफ्लेक्टेड है। ठीक है ना, ये आया इंसिडेंट, तो यहां से जाएगा रिफ्लेक्टेड है। तो अभी जस्ट इसको ये टच किया है इसलिए नहीं बनाया है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, चूंकि ये रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में आ गया है, ठीक, तो ये जितना दूर चला होगा, ये इसके वेलोसिटी इनटू टाइम अगर हम ले तो जरा उधर देखिए। तो सबसे पहले मैंने जो वेव फ्रंट को देखना आपको सिखाया है कि ये आके पटकाता है, तो सबसे पहले आपको दिखना चाहिए कि ये इंसिडेंट रे जो है इसके परपेंडिकुलर ये ए बी, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। ठीक है, ए बी क्लियर? हाँ ठीक है, चलिए। तो ये टच किया था, ये भी ऊपर ही था, तो ये आके पटकाया। ठीक, ये वाला पहले टकराया तो इसे ऊपर चला जाएगा, ये यहां पहुंचेगा, तब तक ये यहां पहुंच जाएगा। तो ठीक, ये इसको टच किया तब तक ये यहां पहुंच चुका था। अब ये वेव फ्रंट तैयार है पूरा के पूरा। ठीक, अब ये आगे बढ़ने के लिए, तो इतना टाइम में क्या हुआ, तो ये पटकाया है। आप देखिए ये वाला साइड पटकाया और ये वाला भागा ऐसे। एनीवेज, जब ये भागा तो ईसी जो है ये क्या है, तो आप कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ईसी। क्लियर? क्लियर, ओके। अब एसी तो दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कौन दोनों में? ये मैं दोनों अब ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूं, ए ई सी और ए बी सी। ठीक है ना, तो आप गौर से देखिए तो ए सी तो बराबर है दोनों में, ठीक, बराबर ही है। ये जो वेव फ्रंट है इसका भी तो साइज सेम रहेगा। अब देखिएगा ये टकरा के टी टाइम में वीटी गया होगा, तो ये टकरा के ये भी तो वीटी ही गया होगा इधर। तो पता चला कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ए ई सी आर कॉन्ग्रुएंट।
अब जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो सबका सिमिलर है, इंग्लिश सब कुछ मामला सेम हो जाएगा दोनों में। तो देखा जाए इसको तो 90 होना ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होता है वेब फ्रंट के, ठीक है ना। तो ये भी 90 है, ये लिए यहाँ बना रखा है, यहाँ का छोड़ दिया है भाई, ठीक, 90 है। ओके चलिए अब देखिए यहाँ से अगर ये नॉर्मल है, अगर नहीं मतलब है नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल इधर और ये नॉर्मल फिर सरफेस के होगा परपेंडिकुलर, और ये इंसिडेंट रे और ये वेव फ्रंट है वो भी 90 डिग्री है, तो इसलिए ये वाला 90 माइनस आई हो जाएगा। चूंकि फिर ये नॉर्मल और ये 90 डिग्री है तो इसलिए ये आई हो जाएगा। उसी प्रकार से उधर लॉजिक आप लगाएंगे, ठीक, तो ये आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, दिख रहा है, ये आर हो जाएगा, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए आमने सामने का सब एंगल बराबर, सब साइड बराबर, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर क्या कहलाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ में एक बार फिर से कहेगा कि ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल को एक प्लेन में होना ही होगा। तो क्यों एक प्लेन में होना ही होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ना वेव फ्रंट के हिसाब से वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर उनको होना होगा, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर उनको होना होगा। तो ये सबूत था हाइजेंस साहब की तरफ से, ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। अब हाइजेंस साहब का जो लॉ था वो तो काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़े उसमें, अब थोड़ी सी उनकी जो कमियां हैं उसकी ही बात किया जाए। लेकिन याद रखिएगा उनकी जो खूबियां थी वो इतनी ज़्यादा थी कि ये कमियां छोटी थी लेकिन इम्पॉर्टेंट थी। इम्पॉर्टेंट इस सेंस में कि अभी भी वो कह रहे थे कि एक मीडियम है, मीडियम नहीं है, ठीक। तो ये बात साबित कैसे हुआ, तो फिजिक्स के बहुत सिंपल नियम लगाया गया कि भाई अगर मीडियम है तो जैसे नदी में कोई तैर रहा है, नदी के साथ अगर तैर रहा है, नदी मीडियम है उसमें आदमी तैर रहा है, तो इफेक्टिव जो तैरना है, रिलेटिव वेलोसिटी जिसको आप कहते हैं, वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर वो नदी के साथ तैर रहा है तब, अपोजिट तैर रहा है तब, दोनों में अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। तो ये लाइट के बारे में सोचा गया कि ठीक है अर्थ जो चल रहा है तो अर्थ ईथर में ही चल रहा होगा ना, तो इस प्रकार से लाइट का दो जगह से आना जाना ये करके सब देखा गया, और देखा गया कि सब में तो टाइम सेम लग रहा है अगर दूरी सेम रह रहा है तो, ठीक है ना। तो अगर मीडियम होता तो मीडियम के फ्लो अर्थ से एक जगह से लाइट रिलीज किए, ये सब चीजें देखे, तो फ्लो के साथ कुछ और होता, अपोजिट में कुछ और होता, और इस आधार पे उन्होंने साबित कर दिया कि देयर इज नो मीडियम। तो मैं जो भी बात कर रहा था ये पॉइंट में तीसरे नंबर पे है वो कि माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट डज नॉट एज्यूम द ईथर पार्टिकल एज ए मीडियम इन हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, क्योंकि लाइट का जो वेलोसिटी था वो मीडियम अगर होता तो मीडियम के हिसाब से वेरी कर जाता, ठीक है ना। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात वो की है और वहाँ से प्रूफ कर दिए कि कोई मीडियम नहीं है, ठीक। और बाकी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पहले भी हो चुकी होंगी कि वाई वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट्स आर फॉर्म, हाँ ये बात पहले भी हो चुकी है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहे थे, जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस था उसके वजह से जो सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहा था और उसको मिला रहे थे उसके टेंजेंट को, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रहा था। ये हमेशा आगे की तरफ ही क्यों बन रहा था, पीछे क्यों नहीं बन रहा था, ये एक्सप्लेन नहीं हुआ, ये डिमेरिट था, ठीक है ना। दिस थ्योरी एज्यूम्स लाइट वेव्स एज लॉन्गिट्यूडनल, हाँ, आप जानते हैं कि ये अब गलत बात है कि ये जो है अब ट्रांसवर्स वेव है, ये क्लियर हो चुका है, ट्रांसवर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, ये सब आप जानते हैं अब, ठीक है। और क्या नहीं उसके वजह से कौन सा घटना था जो ये सारा चीज़ में लफड़ा में डाल दिया कि भैया ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा था। पोलराइजेशन इज ए कैरेक्टर ऑफ ट्रांसवर्स वेव ओनली, ठीक है ना।
अच्छा, ये बात डिमेरिट्स में लिखना ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, उस दौर में अभी भैया इसकी बात ही नहीं अभी आई थी, साइंस उतना आगे नहीं बढ़ा था। ये उनके डिमेरिट में भी लिख दिया गया है कि प्रिंसिपल कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। ठीक है भैया, उस समय तो था ही नहीं, ये तो पता ही नहीं था कि क्या था, तो वो तो ट्रांसवर्स में ही फंस के रह गया मामला। ठीक, ओके। एनसीईआरटी पूछता है कि व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, मतलब कुछ रिफ्लेक्ट हुए और कुछ रिफ्रैक्ट हुए, बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन व्हाई। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स की भाषा में अगर आप बात करते हैं कि लाइट जाके सरफेस से टकराया है, तो आप ऐसे सोचते हैं कि लाइट कुछ है जाकर कहते हैं धप्पा मारा है, टक्कर मारा है, वहां से लौटा है तो चलता है, और इसी आधार पर सब कुछ आप पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अब आप जान गए हैं कि वो वेव है, तो वो वहां जाके क्या हो रहा है, तो पता चला कि वहां जाके वो वेव का वेवलेंथ इतना छोटा है। ठीक है, एक तो ये बात कि वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बातें कर सकता है, दूसरा ये कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि मेन रिप्रेजेंटेटिव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की चीज़ों को आप उसका वैल्यू देते हैं क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जब कहीं पहुंचा, मान लीजिए कि किसी जगह पे एटम है, तो न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये आया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही है, ध्यान रखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ये स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कुछ ऐसा बनने जा रहा है, मैं कह रहा हूं अभी सिंपल कि इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला। ठीक, तो डालने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा धकेलाएगा, तो ये टिल्ट कर जाएगा कुछ इस प्रकार से, टिल्ट कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, एक बार प्लस ई की तरफ तो एक बार माइनस ई की तरफ, टक 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 टक। ठीक, जब ये मॉलिक्यूल के पास आएगा तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को झकझोर देगा। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पर, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को झकझोर देगा, क्योंकि एक बार कह रहा है इधर एक बार कह रहा है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड झकझोर देगा इसको, तो ये वाइब्रेट करने लगेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये वाइब्रेट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, चार्ज वाइब्रेट करेगा मतलब एक्सेलरेट करेगा। जानते हैं आप वाइब्रेशन में हमेशा एक्सेलरेशन होगा, और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म साफ साफ कहता है, साबित करता है कि अगर चार्ज एक्सेलरेट होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करेगा, रेडिएशन देगा हमें। तो ये जो इंसिडेंट लाइट आया था ये इसको झकझोर दिया, और इसके झकझोरने की वजह से फिर लाइट रिलीज हुआ और उधर भागा। ठीक है ना। और अगर रिफ्रैक्शन हुआ है तो अंदर घुस गया, तो वो तो वही लाइट है, उसका अमाउंट कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ एब्जॉर्ब हो गया वो अलग बात है। तो जो वही लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा, जो रिलीज हुआ है, जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से इसने इसको झकझोरा है उसी फ्रीक्वेंसी से फिर ये नया लाइट रिलीज करेगा। ठीक है ना। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे सिंपल भाषा में रिफ्रैक्शन को आप क्या कहते थे, मीडियम का चेंज हो। तो मीडियम के साथ कुछ भी हो रहा है, डेंसिटी कहीं घट रहा है बढ़ रहा है क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी रहेगा सेम। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है जहां से चला है उस पर। तो फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टर ऑफ सोर्स। ये सोर्स का कैरेक्टर है, रास्ते में क्या हुआ है उसका कैरेक्टर नहीं है जी। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्लियर, ये कारण है। When monochromate light is incident on a source, ठीक है, बढ़िया, डिफरेंट लाइट बोथ है सेम फ्रीक्वेंसी है। ठीक, लेकिन वेवलेंथ चेंज करेगा, यहीं पे कुछ बातें होते जाए। हाँ, चलिए
कुछ और बातें बता दे, बाकी जगह काम आए आपको। वो ये कि एक तो ये कि मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी बराबर hc/λ होता है किसका? एक फोटोन का, लाइट का जो पार्टिकल है उसको फोटोन कहते हैं। कंफ्यूज मत होइए कि सर अभी वेव पढ़ा रहे थे, अब पार्टिकल की बात कर दिए। अरे वो वेव भी पैकेट नेचर रखता है कि ये वाला वेव का इतना पैकेट है, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, उसको फोटोन कहते हैं। तो जो फोटोन थ्योरी है उसके हिसाब से ये तो चेंज हो जाएगा, अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो एनर्जी बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगा। तो इसका तो मतलब ये हो जाएगा कि लाइट जा रहा था, मीडियम चेंज हो गया, तो अब वो लाइट कुछ और एनर्जी कैरी कर रहा है। ला, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही फेल होने लगेगा। ठीक, ऐसे कहा, ऐसे नहीं होगा। कैसे, जरा देखिए। अगर किसी मीडियम में जाते हैं तो वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फैक्टर से वो घट जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा c/μ, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी रहा कांस्टेंट, ठीक है ना, और c घटा है, इसका मतलब लैम्डा घटा है। इसलिए याद रखिएगा v बराबर c/μ आया है, तो लैम्डा डैश बराबर λ/μ आ जाएगा। लैम्डा डैश सेकंड मीडियम जिसमें घुसा है उसमें का वेवलेंथ। तो याद रखिएगा वेलोसिटी चेंज होता है, हाँ चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रहता है कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रहता है कांस्टेंट, ठीक है ना, वो रहता है कांस्टेंट। अब देखिएगा, मैं पूछूं कि फोटोन की बात करें तो वेवलेंथ चेंज हो रहा है। अरे इस पर गौर कीजिए, सी भी है, इसमें सी भी है, तो sc/λ अगर लैम्डा छोटा हुआ है, सीधे आपको बोला जाए लैम्डा छोटा हुआ है, तो क्या कहते हैं, तब आप कहेंगे कि एनर्जी बड़ा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी भी है, ध्यान रखिए उस मीडियम का। अगर वो मीडियम वैक्यूम है तब सी लिखेंगे, अगर वो मीडियम कुछ और है तो वहाँ का वी लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके अंदर c/μ आ जाएगा, यहाँ λ/μ भी आ जाएगा, म्यू से म्यू कट जाएगा। तो फोटोन पिक्चर को अगर इस तरह से आप सोचना चाहें तो बिल्कुल सोच सकते हैं, अलाउड है। ठीक, आप कहेंगे हर पैकेट का एनर्जी सेम रहता है, वो नहीं बदलता है, वेव अपने साथ वही एनर्जी कैरी करता है मीडियम चेंज होने के बाद भी, जबकि उसका वेवलेंथ चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है, ठीक, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। आपके मन में किसी किसी के ये आ रहा होगा जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे कि सर क्यों नहीं एनर्जी को h/ν लिख दे, तब तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अरे सर फ्रीक्वेंसी रहेगा कांस्टेंट तो h/ν रहेगा कांस्टेंट, पैकेट का एनर्जी रहेगा कांस्टेंट, फोटोन की एनर्जी रहेगा कांस्टेंट। एनसीईआरटी उसके आंसर में लिखता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अराइज थ्रू इंटरेक्शन। ये जो मैंने आपको समझाया उसी की बात, इंटरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विद द एटॉमिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, एटम्स में बी व्यूड एज ऑसिलेटर्स। मैंने आपको बोला है ना किस चीज का ऑसिलेशन हो रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, क्योंकि उस पर चार्ज है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो वो बात करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। विच टेक अप द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी लाइट कॉजिंग, उसी का फ्रीक्वेंसी ले लेगा जो आया है उस पर, उसी हिसाब से, उसके हिसाब से ही उसको डांस करना पड़ेगा ना, ठीक, और वो उसको फोर्स करेगा ऑसिलेशन के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय अ चार्ज, अब वो जो एमिट करेगा, ठीक है ना, वो उसका अपना फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है ना, तो इसलिए सबको एक बराबर होना ही होगा। दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ध्यान रखिएगा, स्कैटर्ड जो है जब वो रिलीज कर रहा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाइब्रेट किया और वापस जो वो रिलीज किया, ये स्कैटर्ड लाइट कहलाएगा। ये प्रोसेस स्कैटरिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर स्कैटरिंग भी छुपा हुआ है, चलेगा, ओके। When light travels from a rarer to a denser medium, the speed decreases. हाँ बहुत बढ़िया। Does the reduction in speed imply a reduction in the energy carried? ओहो, वही क्वेश्चन आ गया अभी। नहीं भाई, एनर्जी सेम रहेगा, पढ़ लिया जाए इनका आंसर। नो, एनर्जी कैरिड बाय अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अच्छे से आप जानते हैं एनर्जी इंटेंसिटी सब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे जो डिपेंड करता है, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ वेव प्रोपगेशन।
in the wave picture of light, intensity of light is determined by the square of amplitude of the wave. बहुत बढ़िया. What determines the intensity of light in the photon picture of light? ठीक है ना. तो यहाँ पे आप कहते हैं कि इंटेंसिटी जो है ये एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है. ये तो बाय डेफिनेशन है. ठीक है ना. तो पर यूनिट टाइम. अब यहाँ पे एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा. ठीक है ना. तो एनर्जी जो था पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो क्या हो जाएगा फोटोन पिक्चर में. तो आप कहेंगे कि एक फोटोन का एनर्जी SC/λ होता है. ठीक है ना. और कैपिटल N नंबर ऑफ फोटोन्स अगर है तो NSC/λ हो जाएगा डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम. तो इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा. नंबर ऑफ फोटोन से इंटेंसिटी तय होगा. और इनफैक्ट जब मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ने चलेंगे, अभी तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, अब तक जो पढ़े हैं वेव वो वेव ही पढ़े हैं. जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे जहाँ पे एक बार फिर से चीज़ें नया होके फिर से आएगी बड़ी बड़ी बातें. क्या कि वेव है, लाइट है, लेकिन कुछ सिचुएशन में वो कोलिजन करता है, पार्टिकल की नेचर शो करता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है ना. तो उस समय अगर पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है कुछ सिचुएशन में, तो उस पैकेट का एनर्जी ये है, तो टोटल नंबर ये है, तो कुछ इंटेंसिटी आप ऐसे लिख सकते हैं. तो क्या कह रहा है, व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द. तो मॉडर्न फिजिक्स में मैं कह रहा था कि आप नंबर ऑफ फोटोन्स कहा जाएगा इंटेंसिटी ज्यादा, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा. और अभी जो पढ़ा रहे हैं इसमें हम कहेंगे इंटेंसिटी ज्यादा, तो आप कहेंगे एम्पलीट्यूड ज्यादा. ये बात एकदम क्लियर. फिर से एकदम मैं बोल दूं, मॉडर्न फिजिक्स में जैसे इंटेंसिटी ज्यादा तो आप समझ जाएंगे फोटोन्स की भीड़ ज्यादा. उसके पहले वाले जहां भी बोला जाएगा इंटेंसिटी ज्यादा है किसी भी वेव का, अरे वो साउंड वेव हो, कोई भी वेव हो, ठीक, तो आप कहेंगे एम्पलीट्यूड ज्यादा. क्लियर. तो यहाँ पे कभी कभी ये नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम को एक छोटा n से दिखा दिया जाता है, तो कह दिया जाता है SC/λ, NSC/λ. और तब कहा जाता है कि ये तो वेव वाले पिक्चर में है एम्पलीट्यूड. यहाँ पे आइए, तो n जो है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. क्लियर. आंसर में ये लिख रहे हैं, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटोन्स. है ना. कमाल की बात. नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो लाइट का स्टडी इतना इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी ये घटनाएं जो हुई, माइलस्टोन्स जो अचीव हुई, उसकी चर्चा अब एक जगह कर लिया जाए. हम लोग अब वहां पहुंच गए हैं. ठीक है ना. ताकि अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और हाँ सुपरपोजिशन शुरू करेंगे. अब वेव्स मिल के जो घटनाएं हो रही हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, उनकी बात करने वाले हैं अगले क्लास में. तो अभी ये बात क्लियर होना चाहिए आपको कि 1675 में न्यूटन साहब दिए, 1678 में हाइजेन साहब दिए. आप कहेंगे सर इस तरह से क्यों पढ़े हम, ये बात क्यों पढ़े हम. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए. तो आप उसमें मैंने देखा है कि बड़ा थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रहे हैं तो फंस रहे. तो आप अपने दिमाग में बैठाइए उसका थोड़ा इतिहास भी, कि ये सब ऐसे ऐसे चल रहा था, तो बहुत मजा आएगा आपको. और जो 3 चैप्टर है आपको पढ़ना 12th क्लास में, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और भी कुछ दूसरे चैप्टर्स में, उन सब में आपको बहुत मदद मिलेगी. क्योंकि आप क्या मैक्सवेल इक्वेशंस की बातें नहीं करेंगे ये सब, तो वो सब की बातें दूसरी जगह भी करेंगे, वो सब आएगा. तो ये सब थोड़ा आइडिया आपको रहे तो बहुत सही रहेगा. ये काम जो है लगभग 100 साल तक सब कुछ चल रहा था बहुत बढ़िया. ठीक जो था वो, उसके बाद और भी बहुत बढ़िया हो गया. कब? जब यंग साहब ने बहुत बढ़िया से इंटरफेरेंस करा के इंटरफेरेंस पैटर्न वगैरह सब दे दिया. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं जल्द ही हम लोग. ठीक है ना.
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये 1801, ये भी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। बाकी में उतना साल याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जरा देखिए, फ्रेनेल साहब जो है ना, ये क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन की बात की है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, वो फर्दर और पैटर्न निकाले और सब हुआ। तो ये इतने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तो हाइजेन साहब का थ्योरी और मजबूत होता जा रहा था, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद फ्रेनेल साहब ही डिस्कवर किए, एक्सप्लेन किए पोलराइजेशन को, ठीक है ना। और वो बहुत ही क्रूशियल एविडेंस था कि भैया ये तो ट्रांसवर्स वेव है। ये भी 1820-25 के आसपास की घटना है। वाई पोलराइजेशन प्रूव्ड इट, ये सब चर्चा हो चुकी है कि पोलराइजेशन क्यों ट्रांसवर्स का ही हो सकता है, ठीक, क्योंकि वही उसमें आप प्लेन छाड़ सकते हैं कि तुम पार्टिकल हो, वेव उधर जा रहा है तो तुम इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर सकते हो, इस प्लेन में कर सकते हो, इस प्लेन में। अगर किसी एक ही प्लेन वाले रह गए तो तुम पोलराइज हो गए, सब प्लेन में पॉसिबल है तो अनपोलराइज हो, ठीक है ना। हाँ, मैक्सवेल साहब का नाम आ जाए जरूरी है, आज पढ़ना तो दूसरे चैप्टर में है आपको। ये जो 1850-60 के आसपास में इन्होंने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक जगह ला दिया अपने 4 फेमस इक्वेशन से, और उसी के आधार पर उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एक ऐसा वेव हो सकता है जो जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं हो, जिसमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों साथ में मिलके आगे बढ़ रहे थे। था कमाल की बात, ठीक है ना। ये थियोरेटिकली सब कुछ ये दे दिए, बाद में वो पकड़ा गया, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगा, 1887 के आसपास में ठीक ठाक वेव्स निकलने लगी, पता चलने लगा। ये 1887 में जो हर्ज एक्सपेरिमेंट्स है, आप जानते हैं हर्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, उन्हीं के नाम पे रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पकड़ा गया, ठीक, बड़ी घटना थी। मैक्सवेल जैसे जायंट थोड़े कम एज में दुनिया से चले गए, वो रहते तभी बहुत कुछ और कर सकते थे। तो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की चर्चा हम पीछे उधर जरूरी पड़ा था कहीं पर, तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको पहले ही दिन। बाकी जब आ गया है यहाँ पे स्लाइड, तो एक और नई कुछ बात बता दे, लगे कि कुछ फिर इंटरेस्टिंग हो गया। कैसे भाई, तो जरा देखो, जब तक एसएचएम पढ़ रहे होते हो तो एसएचएम में पार्टिकल नेट उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होने जा रहा है हर साइकिल में जहाँ था फिर वहीं आ गया नेट, तो वो कहीं गया नहीं। तो उसकी जो हालत है वो सिर्फ टाइम के साथ वैरी कर रही है, ठीक। वो कहीं चल के जाता तो फिर हम कहते हैं यहाँ वाले का हालत बताओ, वहाँ क्या, यहाँ हालत मतलब फेज, ठीक है ना। तो फेज सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वही जब आप वेव में आ जाते हैं तो वो हालत किस जगह के पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए इसमें जो वेव है वो कहाँ पर है अभी, उसका डिस्प्लेसमेंट वो भी तय करेगा फेज को। एनीवेज, जरा याद कीजिए टाइम पीरियड को। कभी भी पीरियडिक मोशन होगा, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो तब, चाहे एसएचएम हो तब, चाहे वेव के अंदर भी पीरियडिक मोशन हो रहा है लगातार तब, एक साइकिल में पूरा किए हुए टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक। तो उसी तरह से अगर आप फेज की बात कर रहे हैं तो एक साइकिल में 360 डिग्री में चक्कर कंप्लीट होता है, चाहे वो सर्किल हो तब, चाहे पीरियडिक कोई भी मोशन हो तब। तो 2 पाई रेडियन में एक चक्कर कंप्लीट, अगर आप एंगल की बात कर रहे हैं तो, ठीक। और अगर आप वेव की बात कर रहे हैं तो एक चक्कर में कितना आगे बढ़ गया पार्टिकल, एक चक्कर लिया तब तक कितना आगे बढ़ गया, ये जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो ये चूंकि तीनों का जोड़ सेम है, इसलिए इनमें जो छोटा सा आपको चेंज दिया जाए डिवाइडेड बाय पूरे साइकिल का चेंज, इनका रेशियो हमेशा बराबर होगा। मतलब मैं ये कह रहा था कि जो फेज डिफरेंस है वो पूरे चक्कर का जो रेशियो होगा एंगल का, उसी तरह से पाथ डिफरेंस पूरे चक्कर का जो दूरी होगा वो लेमडा होगा। उसी तरह से कोई छोटा टाइम दिया गया है डेल्टा टी, तो डिवाइडेड बाय कैपिटल टी जो कि टाइम पीरियड है। तो मैं तीनों की बात कर दिया, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और ये क्या है, टाइम डिफरेंस, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। कभी कभी यहाँ पे भी डेल्टा लगा देते हैं, लगा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो
ये तीनों को आप अलग अलग ना देखें, सबका जड़ एक ही है। ओके, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। अगले क्लास में अब थोड़ा एप्लीकेशन वाली पार्ट पे चलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे, इंटरफेरेंस। तो आज रुकते हैं, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।